आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। बीस अक्टूबर की शाम ढल गई है और मैं अमन गुप्ता आपके लिए लेकर आया हूं डेली इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार 4 विधेयक लेकर आई है। इसमें प्रावधान है कि एमएसपी से कम दाम पर अगर किसी ने किसानों को फसल बेचने पर मजबूर किया तो उसे 3 साल की जेल होगी। तो इन बिलों के कानून बनने में अभी क्या अड़चन है और क्या किसानों के विरोध में कुछ कमी आएगी? दूसरी खबर, हाथरस केस में पकड़े गए 4 आरोपियों में से एक नाबालिग है, तो क्या संशोधित कानून के हिसाब से उसे एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा? और अब तक सीबीआई की जांच में क्या हुआ जानेंगे। इसके बाद बताएंगे कि कैसे दुर्गा पूजा के बीच कोलकाता में हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद राम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है और बिहार में महागठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियां क्या कुछ फायदा दिला पाएंगी और किस वाम दल की पकड़ किस इलाके में ज्यादा है, ये भी समझेंगे। और आखिर में बिहार के अरवल में लोगों की क्या समस्याएं हैं, सुनेंगे। फिलहाल हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही हमारी खुशियों को कम कर सकती है और हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े 3 कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया है। पंजाब में 3 नए कृषि कानून बनाए गए हैं। प्रस्ताव पास होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राजभवन पहुंचे हैं। दागी प्रत्याशियों पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने वाले संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के चुनाव में पहले चरण में लगभग 30% उम्मीदवारों के नाम आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। कुल 320 प्रत्याशियों पर हत्या, जबरन वसूली और रेप के आरोप लगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पहली बार हाइड्रोजन युक्त सीएनजी का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत अगले 6 महीने तक 50 क्लस्टर बसों में हाइड्रोजन मिक्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। आईसीएमआर ने कहा कि वो प्लाज्मा थेरेपी को नेशनल हेल्थ क्लिनिकल प्रोटोकॉल से हटाने पर विचार कर रहा है। कई अध्ययनों ने पहले भी कहा है कि मृत्यु दर को कम करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत प्रभावी नहीं है। भारत में कोरोना वायरस के केस में आज एक बार फिर गिरावट देखी गई है। 24 घंटों के अंदर 46,791 नए केस सामने आए हैं और 587 लोगों की मौत हुई है, जो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले काफी कम है। अमेरिका में एक संस्था ने युवा वैज्ञानिकों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें भारतीय अमेरिकी मूल की 14 वर्षीय अनिका चेब्रुलू को कोरोना के इलाज के लिए की गई रिसर्च के लिए इनाम मिला है। रिसर्च में अनिका ने मॉलिक्यूल को विकसित किया है जो कोरोना से लड़ाई में मददगार साबित हो सकता है। और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जेल में बंद प्रमोटर कपिल वधावन ने खुद को रिहा करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि वह अपनी करीब 44,000 करोड़ रुपए की पारिवारिक संपत्ति को देने को तैयार हैं, जिससे बैंकों का बकाया लोन चुकाया जा सकता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिन भर। मेरा नाम है अमन गुप्ता। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध का आलम यह है कि देश का हर दूसरा किसान इनके खिलाफ है। रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन ने एक राष्ट्रीय सर्वे में 16 राज्यों के 53 जिलों में 5022 किसानों के बीच एक रैपिड सर्वे कराया है। इसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि 52% किसान मानते हैं कि नए कानून किसानों के हित में नहीं है। वहीं 59% किसान चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को देश में कानून बना दिया जाए। इसी बीच पंजाब सरकार ने आज केंद्र के कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में 4 विधेयक पेश किए हैं। ये विधेयक हैं किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विशेष प्रावधान, पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन विधेयक 2020 और किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020। इन विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक अगर राज्य में गेहूं और धान की कोई भी खरीद एमएसपी के बराबर या इससे अधिक कीमत दिए बिना वैध नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर उत्पाद बेचने को मजबूर करता है तो 3 साल की जेल और जुर्माना होगा।
तो केंद्र के कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान तो है नहीं जहां राज्य इसमें अपने हिसाब से बदलाव कर सकें। तो अब राज्य अपने स्तर पर जब इनके खिलाफ कानून बना रहा है तो इसमें कौन सी अड़चनें आएंगी, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट आनंद पटेल से। ये कानून लागू तभी हो पाएंगे जब राष्ट्रपति इन्हें मंजूरी देंगे। अब वहां से राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इन्हें राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति जब तक मंजूरी नहीं देंगे तब तक ये कानून पंजाब में प्रभावी नहीं हो पाएंगे जी। अब यहाँ पे सियासत शुरू होती है। अभी कुछ दिनों पहले ही संसद ने जब बिल पारित किए थे, उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें मंजूरी दी थी। उसके बाद तीनों कानून लागू हो गए हैं देशव्यापी। पंजाब की जो कानून है वो ठीक उसके उलट है। बिल्कुल ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है कि राष्ट्रपति जिन्होंने थोड़े दिनों पहले ही कृषि बिलों को मंजूरी दी, उनके उलट एक नए कानून को मंजूरी देंगे। तो ये सिर्फ एक तरह से कह दिया जाए कि पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है, सियासी हथकंडा है कांग्रेस पार्टी का, ये दिखाने का, संदेश देने का कि वो किसानों की पैरोकार है और जो केंद्र सरकार कानून लेके आई है वो उसके खिलाफ है और उसके खिलाफ जो लड़ाई किसानों ने छेड़ रखी है पंजाब हरियाणा में खासकर, वो किसानों के साथ खड़ी दिखनी चाहती है। आनंद जी, आप चूंकि कांग्रेस कवर करते हैं, हमें बताइए कि बाकी राज्यों में जहां कांग्रेस की सत्ता है या सत्ता में भागीदार है, वहां क्या रणनीति रहेगी? कैसे अपने सहयोगियों को कांग्रेस मनाएगी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और इसके इर्द गिर्द वो अपनी चुनावी राजनीति भी देख रही है। जी देखिए, अब इसके आगे सरकार किस तरीके से जाती है। कांग्रेस जो रूल स्टेट्स हैं वहां पे, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, गहलोत सरकार हो, या फिर छत्तीसगढ़ में सरकार है जो कांग्रेस की, यहाँ पे तो भले ही आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि शीतकालीन सत्र में विधानसभाएं जब आएंगी तो इस तरह के कानून आ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे गठबंधन सरकारें हैं, खासकर यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा महाराष्ट्र का, जहाँ पे महाआघाड़ी सरकार है, शिवसेना, एनसीपी, वहां पे कांग्रेस से बड़ी पार्टियां हैं। जब हमने देखा था संसद में भी इसको लेके बहस चल रही थी, तो शिवसेना और एनसीपी को इन बिलों के खिलाफ खड़ा करने में कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि जमीनी हकीकत महाराष्ट्र में अलग है। वहां का किसान एक्सपोर्ट पर निर्भर है, ज्यादातर प्याज के जो एक्सपोर्ट लॉबी है वहां पे किसानों की वो बहुत मजबूत लॉबी है। इसके मद्देनजर वहां पे बहुत ज्यादा जमीन पे प्रदर्शन हो नहीं रहे हैं और यही वजह है कि शिवसेना और एनसीपी बहुत ज्यादा मुखर थी नहीं इन कृषि कानूनों के खिलाफ। लिहाजा अब ये देखना होगा कि वहां किस तरह की स्थिति बनती। क्या वहां पे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार भी इसी तरह का कानून लेके आती है, बिल लेके आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस का जहां तक कहना है, उनका स्थिति बहुत स्पष्ट है और जो इनके रूल स्टेट्स हैं, चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां पे कानून लाए जाएंगे आने वाले दिनों में। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भी आप देखिए, जो महागठबंधन है आरजेडी और कांग्रेस का, वो भी इसके खिलाफ खुलकर रैलियों में बात कर रहा है, किसानों के हक में बात कर रहा है। और जो महागठबंधन का एक तरह से विजन डॉक्यूमेंट आया है, जो घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र, उसमें भी बहुत साफ तौर से लिखा हुआ है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। ये थे इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट आनंद पटेल। और हम देख रहे हैं कि पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ सभी राजनीतिक दल लामबंद हैं और इस मसले पर सभी एकजुट दिखाई दिए। हालांकि इस मसले पर पहले शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। कल रात आम आदमी पार्टी के विधायक ड्राफ्ट बिल की कॉपी की मांग को लेकर विधानसभा में ही धरना करते हुए सो गए। आज इसे लेकर वहां इन पार्टियों का कैसा रुख रहा, ये जानने के लिए मैंने बात की पंजाब में मौजूद आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत सहगल से। शिरोमणि अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी, वो कल तक तो पंजाब सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे थे और खूब नारेबाजी भी हुई, खूब ड्रामा हुआ। आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने रात जो है विधानसभा परिसर में ही गुजारी, भीतर ही गुजारी, और अकाली दल ने भी खूब 4 घंटे तक कल धरना प्रदर्शन किया। लेकिन आज सभी दल जो थे वो शांत नजर आए। शुरुआत में हालांकि आज शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस के पॉल मैनिफेस्टो को और एपीएमसी एक्ट की प्रतियां जलाई,
लेकिन बाद में वो शांत हो गए। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया इन बिलों को लेकर। आम आदमी पार्टी ने भी सुबह सुबह काफी हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन जब ये बिल पास हो गए तो वो भी शांत है। उनका सिर्फ इतना सा था आरोप था कि इन बिलों को उनको दे तो दिया गया उनकी प्रतियां, लेकिन उनको पढ़ने का समय नहीं दिया गया और उस बीच इनको पास कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ये जो बिल्स थे आज पास हो गए और जो दो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं पंजाब की, इनके पास कोई खास बड़ा मुद्दा नहीं है। वो क्योंकि अगर इसके खिलाफ बोलते हैं तो वो उनकी आवाज किसानों के खिलाफ जाती है, इसलिए फिलहाल शांत है। मंजीत, इन बिलों का भविष्य कैसा होगा और क्या किसानों की लड़ाई इसके बाद कुछ वहां ठंडी पड़ेगी? जहां तक बिलों के भविष्य का प्रश्न है, ये बिल तो पास हो गए हैं, लेकिन इसका भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। ऐसी उम्मीद है कि शायद ही वो कानून बन पाए। तो कैप्टन ने साफ पहले ही कर दिया है कि वो कानूनी दरवाजा को, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि क्योंकि केंद्र ने पहले से ही 3 बड़े कानून पास कर दिए हैं और उनके खिलाफ कानून बनाना इतना आसान नहीं होगा। तो फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के पास कई तरह के रास्ते तलाशने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब सरकार अपने जो 4 बिल इन्होंने आज पास किए हैं सरकार ने, वो कानून बनते हैं या फिर नहीं। और जहां तक प्रश्न किसानों की लड़ाई का है, किसानों से जुड़े मुद्दों का है, वो अभी फिलहाल जस के तस हैं। किसान संगठन अभी भी लामबंद है। उन्होंने अपने जो संघर्ष है उसको रोकने का कोई अभी तक घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार अपने 3 कानूनों को रद्द नहीं करती, वापस नहीं लेती। और दोनों तरफ से अब बात जो है प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। शुक्रिया मंजीत। और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले आपको आज के पॉडकास्ट के बारे में बता देते हैं। एक पॉडकास्ट हमने छापा है जिसमें बिहार की राजनीति से जुड़े एक बेहद दिलचस्प किस्से की बात की गई है कि कभी बीजेपी ने लालू को बिहार का सीएम बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी और उन्हीं लालू ने बीजेपी की पार्टी को तोड़ने में भूमिका निभाई थी। तो ये ज़रूर सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। आप हमारे वेब पेज पर जाएंगे तो आपको ये पॉडकास्ट मिल जाएगा। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। हाथरस केस में सीबीआई की जांच जारी है। आज 8वां दिन है, यानी 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। कल इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब पता चला कि इस प्रकरण में जेल में बंद 4 आरोपियों में से एक आरोपी 18 साल से कम उम्र का है। हमारे आज तक रेडियो के संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि अब तक की सीबीआई की फाइंडिंग्स में क्या क्या निकल कर आया है। देखिए, अभी की बात करें तो जो सीबीआई की टीम है वो मौका वारदात पर पहुंची है और जिसमें सीबीआई की जो महिला अफसर है वो भी शामिल है। सीबीआई की टीम वहाँ पर पहुंची और जो चश्मदीद है विक्रम और छोटू, वो भी वहाँ पर मौजूद था। क्राइम सीन को पूरी तरह से सीबीआई की टीम ने समझा। उसके बाद सीधा सीबीआई की टीम है वो पहुंची है पीड़िता के घर। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पर कई बार पहुंच चुकी है और परिवार से पूछताछ कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं बयानों में विरोधाभास वो सामने आया है, जिसकी वजह से सीबीआई की टीम लगातार पीड़िता के घर पर पहुंच रही है। नंबर 1, आपको बता दूं कि सीबीआई की टीम कल अलीगढ़ जेल गई थी, 4 आरोपियों से पूछताछ की है। तो अगर पूरे जांच की बात की जाए तो पीड़िता के परिवार वालों से पूछताछ, आरोपियों से पूछताछ, चश्मदीद से पूछताछ, क्राइम सीन पर जाना। जाहिर सी बात है जो आरोपी है और जो पीड़ित परिवार है, खासकर मौका वारदात पर जो उनकी मां और भाई मौजूद थे, कहीं न कहीं बयान जो है वो मेल नहीं। शायद यही वजह है कि सीबीआई की टीम ने एक बार फिर पीड़िता के घर का रुख किया है। और इन्हीं सबके बीच एक इंटरेस्टिंग खुलासा ये हुआ है, आज तक के हाथ एक मार्कशीट भी लगी है जो एक आरोपी है 4 में से। उस आरोपी की 10 क्लास की जो मार्कशीट है 10 क्लास की, उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 2002 है। यानी गिरफ्तारी के वक्त 22 सितंबर को गिरफ्तार हुआ है, उस वक्त तक वो नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र का है। तो अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा सीबीआई जांच करे। अच्छा अरविंद, एक माइनर सामने आया है और हमारे यहाँ जो संशोधित कानून है वो कहता है कि इस तरह के अपराधों में अगर कोई नाबालिग संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ एडल्ट की तरह केस चलेगा। क्या इस केस में ऐसा हो पाएगा? देखिए, अब ये तो पुलिस डिसाइड करेगी, सीबीआई डिसाइड करेगी। लेकिन अगर बात की जाए लापरवाहियों की, तो जिस तरह से यूपी पुलिस में काफी लापरवाही सामने आई थी, तो इस मामले में भी लापरवाही तो कम से कम सामने आई थी, क्योंकि
इसके बारे में बहुत पूछा जाता। तो फिलहाल तो शुरुआत में इसको जुबिलाई के तौर पर ही ट्रीट किया गया था और अब से जो बाल सुधार गृह है उसमें भेजा जाता, लेकिन मेजर लोगों के साथ इसको अलीगढ़ के जेल में रखा गया है। तो अगर तफ्तीश की बात की जाए तो तफ्तीश में कहीं न कहीं खामियां तो जरूर नजर आ रही थी, क्योंकि कोई इसकी शुरू नहीं और एक माइनर का सामने आना राइट की बात है। बाकी ये अदालत तय करेगा कि माइनर के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, आपने लापरवाहियों की बात की, तो लापरवाहियां हमने देखी कि प्रशासन के स्तर पर भी बहुत हुई हैं। तो क्या सीबीआई ने अपनी जांच में यूपी पुलिस के रवैये को लेकर कुछ कहा है? ये देखिए, अभी जांच चल रही है और लगातार जो उस वक्त के जो भी जांच अधिकारी थे, तो सीबीआई की टीम ने उनसे लंबी पूछताछ की, चाहे पीओ हो चाहे चीफ इंस्पेक्टर हो, जिनका यहाँ से तबादला कर दिया गया था। तो उन सभी को तो बुलाया था सीबीआई की टीम ने, पुराने जो तमाम अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की गई है। लेकिन फिलहाल सीबीआई का फोकस 3 तरफ है, पीड़िता के परिवार, चश्मदीप और आरोपी। चश्मदीप जो है विक्रम उर्फ छोटू, उसने पूरे केस को कहीं ना कहीं उलझा दिया है। उसने खुलासा किया कि 14 सितंबर को जब वो चीख चिल्लाहट की आवाज सुनी है, मौके पर गया है तो लड़की की माँ और लड़की का बड़ा भाई वहां पर खड़ा था। उसके बाद जो चश्मदीप है वो पड़ोस में ही काम करने वाले एक शख्स के पास बुलाने जाता है। जब वापस आता है तो बड़ा भाई वहां नहीं होता है। उसकी पीड़िता की माँ चश्मदीप को बोलती है कि आप मेरे बेटे को बुला कर ले आइए। जब वो उसके घर पर जाता है तो चश्मदीप का कहना है, जैसे बड़े भाई को कहते हैं कि तुम्हारी बहन की हालत खराब है चले, उसका बड़ा भाई कहता है कि जब 4-5 लोग और आ जाएंगे तब मैं मौके पर आऊंगा। चश्मदीप का ये बयान काफी उलझाया। शायद नहीं बता कि सीबीआई ने उसको 9 घंटे पूछताछ की थी। आज क्राइम सीन पर भी वो मौजूद था मौका वारदात पर, तो सीबीआई ने पूरा सीक्वेंस समझाया वहां पर। उसके बाद सीधा पीड़िता के घर पर गई है और बात की जाए तो उसको शुरुआत से ही कई बार बयान बदले गए थे। इस वजह से सीबीआई पूरी तरह से क्राइम सीन को समझना चाहती है कि आखिर 14 सितंबर को हुआ क्या था। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता अरविंद ओझा। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। बंगाल में दुर्गा पूजा की चमक कोरोना के कारण फीकी रहने वाली है। तैयारियां पूरी हैं, बड़े बड़े पंडाल सजे हैं, लेकिन इस बार इन्हें देखने का वो मजा नहीं रहने वाला। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गा पंडालों में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि पंडालों के बाहर बैरिकेडिंग लगानी होगी। छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार से 5 मीटर की दूरी पर, जबकि बड़े पंडालों के लिए ये दूरी 10 मीटर पर होगी। सिर्फ 15 से 25 लोगों को ही पंडाल में प्रवेश करने की अनुमति होगी और ये पंडाल के कार्यकर्ता लोग होंगे। और दुर्गा पूजा के इस मौके पर राज्य में सियासत भी जोर पकड़ रही है। पिछली बार अगर आपको याद हो तो एक दुर्गा पूजा पंडाल में अजान की रिकॉर्डिंग बजने को लेकर हिंदुत्व संगठनों ने खूब सियासत की थी। इस बार दुर्गा पूजा में राम को खींचने की कोशिश वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद कर रही है। कैसे और क्या है पूरा मामला, जानते हैं कलकत्ता में मौजूद आज तक रेडियो के संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल से। राजनीति के रंग भी अलग होते हैं। जहाँ एक और ये दुर्गा का समय है, अकाल बोधन कहते हैं। जब राम ने अकाल बोधन किया था, दुर्गा का आह्वान किया था, उसके बाद वध करके दशहरे में लौटे थे। तो दशहरा इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन रावण का वध किया गया था। अकाल बोधन का मतलब है जब असमय दुर्गा का आह्वान करके उन्हें बुलाया गया हो। लेकिन बंगाल में दुर्गा पूजा का महत्व अलग ढंग से है क्योंकि यहाँ मानते हैं कि बंगाल में देवी को बेटी माना जाता है जो कैलाश पर्वत पे अपने परिवार को छोड़कर अपने माँ के घर आती हैं 4-5 दिन के लिए। यहाँ जब उनका पूजन अर्चन होता है और उसके बाद वापस जाती हैं। अब इन सब के बीच में अब विश्व हिंदू परिषद ने राम का कार्ड जो खेला है उसके तहत इस बात को दोहराया जा रहा है क्योंकि अकाल बोधन है और राम ने दुर्गा का आह्वान किया था, इसलिए राम का अस्तित्व बंगाल की दुर्गा पूजा में उतना ही होता है जितना दुर्गा पूजन का।
एक कंपटीशन तो किया जा रहा है ऑनलाइन, जिसमें कई लोगों से, पंडालों से एप्लीकेशंस मांगी जा रही हैं, जिसमें 100 से अधिक पंडालों से जुड़ा जा रहा है, ये कहकर कि जो भी अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। और उसके बाद एक कंपटीशन होगा जिसमें मंत्रोच्चारण से लेकर विधि विधान से लेकर बाकी सारी बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसे दूसरी नजर से देखें तो बड़े सूक्ष्म रूप में हिंदुत्व कार्ड भी खेला जा रहा है, जिसके तहत आने वाले दिनों में भाजपा को ही सफलता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का जो योगदान राम मंदिर के मुद्दे पर रहा है, उसी तरह से बंगाल में भी उसको उसी नजर से आगे देखा जा रहा है। मनोज्ञा, थोड़ा हम वहाँ की दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर आपसे बात करेंगे। इस बार हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है दुर्गा पंडालों को लेकर, कहा जा रहा है कि पंडाल आयोजक उसके खिलाफ फिर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ग्राउंड पर आप कैसा गतिरोध इस फैसले को लेकर देख रही हैं? कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये तो साफ है कि अब पंडालों में आपको भीड़ नजर नहीं आएगी और पुलिस को जिम्मेदारी दे दी गई है पूरी तरह से लोगों की भीड़ को हैंडल करने के लिए। लेकिन अब पंडालों के लिए असमंजस की स्थिति है, जहां एक और एडवर्टाइजर्स पैसे देते हैं कि उनके पंडाल में आकर लोग देखेंगे, उसकी स्थिति में अब उन पैसों का क्या होगा, उन एडवर्टाइजर्स का, उन स्पॉन्सर्स का क्या होगा। वहीं दूसरी ओर क्या राज्य सरकार के पास इतनी व्यवस्था है कि वो हजारों की भीड़ को बैरिकेड लगाकर 5 मीटर से 10 मीटर दूर पंडालों से रोक सकें? चुनौतीपूर्ण स्थिति है राज्य सरकार के लिए भी, लेकिन अभी ये मुद्दा फिर एक बार जब कलकत्ता हाई कोर्ट में आएगा, उसके बाद ही उसमें अगले और दूसरे पक्षों को रखकर आगे वाले दिनों की बात तय होगी, जो कि बुधवार को होना है। ये थी कोलकाता से आज तक रेडियो की संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल। बिहार में वामपंथी पार्टियों की 70 के दशक में मजबूत जमीन रही। बिहार विधानसभा में सीपीआई 1972 से 77 तक मुख्य विपक्षी पार्टी भी रही। लेकिन 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया, तब से जातीय पहचान और जाति के आधार पर उत्पीड़न की बहस राजनीति के केंद्र में आई और वामपंथी पार्टियों का जनाधार खिसकता गया। हालांकि खुद की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अतीत में वामपंथी पार्टियां चुनाव लड़ती रही हैं और जनता दल या आरजेडी से गठबंधन कर चुकी हैं, भले ही उनके अनुभव ठीक नहीं रहे। अब इस चुनाव में एक बार फिर बिहार की वामपंथी पार्टियां आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी ने सीपीआई को 6, सीपीएम को 4 और सीपीआई एमएल मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट जो है उसको 19 सीटें दी हैं। तो लेफ्ट पार्टियां क्या बिहार चुनाव में महागठबंधन के लिए कोई निर्णायक भूमिका निभा पाएंगी? यही पूछा हमने डीआईयू में डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से। देखिए, जिस तरह से लेफ्ट पार्टीज का एक तरह से माना जाता था कि जनरली अलायंस में लेफ्ट पार्टीज को बहुत ज्यादा सीट नहीं मिलती है। रीजन बीइंग ये होता था कि जो लेफ्ट के अपने कैडर होते हैं, क्योंकि वो कैडर रेस पार्टी होती है, तो उनके वोट तो उनके पार्टनर्स, पॉलिटिकल पार्टनर के कैंडिडेट के पास पहुंच जाता है, यानी वो लोग वोट दे देते हैं। लेकिन सेम वही अलायंस पार्टीज के सपोर्टर्स आमतौर पर उतने रेशियो में वोट नहीं देते लेफ्ट पार्टीज को। लेकिन इस बार आरजेडी के महागठबंधन ने बिहार में एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची, क्योंकि बजाय कि छोटे छोटे कास्ट बेस्ड जो दल होते हैं, जिनके नुमाइंदे आमतौर पर बार्गेन, ज्यादा सीटों का बार्गेन करते हैं, तो उनको चुनने के बजाय उन्हीं मास बेस में, क्योंकि लेफ्ट का ज्यादातर आधार जो है मध्य बिहार के कुछ इलाकों और पश्चिमी बिहार के भोजपुर और कहा जाए कि बक्सर या इस तरह के पश्चिमी रोहतास वगैरह एरिया में ज्यादा है, और लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो सीट जीत सके। लेकिन उस पर्टिकुलर कम्युनिटीज का वोट हासिल करने के लिए महागठबंधन का नेतृत्व करने वाले आरजेडी ने ये माना कि सीपीआई एमएल, जो कि वहाँ सबसे स्ट्रांग पार्टी है, उसके और बाकी 2 अन्य दलों, वाम दलों से उसने समझौता किया है और उनको केवल 8 सीट दी है। और बाकी 42 सीटों पर, पहले चरण का मैं बता रहा हूँ जो नंबर, 42 सीटों पर खुद आरजेडी चुनाव लड़ रहा है और बाकी 22 सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं। लेकिन जो एक कंपोजिशन देखा जाता है कि हर सेक्शन से वोट लिया जाए, तो उसमें आरजेडी लेड जो महागठबंधन है, ग्रैंड अलायंस है, उसका ये मानना है कि कांग्रेस जो है अपना एक अपर उसमें जो पैठ रखती है, उसका एक बेनिफिट मिलेगा और आरजेडी का खुद एक यादव बहुल और बाकी थोड़े से और पिछड़ी जातियों में जो उसका पकड़ है, उसका फायदा मिलेगा। और तीसरा जो कैटेगरीज है उसको वाम दलों के जरिए उनको हेल्प मिल जाएगी। दीपू, कम्युनिस्ट पार्टी की 3 पार्टियों में से आपको कौन सी पार्टी का जनाधार ज्यादा मजबूत दिखाई देता है?
हाँ, देखिए जो अभी तक चुनाव के वो नंबर्स आए हैं तो सीट के उस लिहाज से तो ये पार्टी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है और रीजन यही रहा है कि ये जिसको सपोर्ट करती है उसको तो बेनिफिट होता है लेकिन उसके अपने कैडरेज को वोट नहीं देते हैं। 3 पार्टियां हैं मुख्य तौर पर बिहार में, वाम पार्टियां, उसमें CPI-ML जिसको कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बोलते हैं, लिबरेशन के नाम से ये पॉपुलर है बिहार में और बाकी राज्यों में भी, लेकिन स्पेशली इसका जनाधार बिहार में है और मध्य बिहार में। हालांकि 2 बार पहले के जो चुनाव हुए थे उसमें नॉर्थ बिहार में भी कुछ सीटों पर इसने 2 या 3 सीटों पर इसने कब्जा किया था 2005 के चुनाव में, लेकिन उसके बाद सीट के हिसाब से ये पार्टी बहुत मजबूत नहीं हो पाई। दूसरी पार्टी वाम दलों में CPI है, लेकिन CPI हमेशा से किसी न किसी मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ रही है, स्पेशली RJD या बाकी कोई सेकुलर दल जिसको बोलते हैं उनके साथ रही है, और तीसरी CPM। तो ये लोग एक नेशनल पैनोरमा के बेसिस पर वहां पे कुछ सीट पा जाते हैं और स्पेशली इनका आधार बेगूसराय वगैरह का एरिया है जो कि लेनिनग्राड कहा जाता है बिहार का, तो उसमें थोड़ा सा आधार इनका है, लेकिन मुख्य दल उसमें वाम दल CPI-ML है, जहां पे कि RJD ने एक बड़ा समझौता किया है तीनों दलों को मिला करके, लेकिन मुख्यतः उसमें CPI-ML के साथ उसकी ज्यादा भागीदारी है और उसको उम्मीद है कि CPI-ML के इस गठबंधन के बाद उसको कुछ फायदा मिलेगा। ये थे डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय। और बिहार चुनाव में बागियों और दागियों की बहार है। हर पार्टी ने बाहुबलियों को टिकट दिया है। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पहले फेज में 30% प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। इस रिपोर्ट का हमारे साथी प्रतीक ने अध्ययन किया है, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है। देखिए, एक संगठन है जो चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद दागी प्रत्याशियों पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। ये संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ADR इसका नाम है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मैदान में उतरे लगभग 1/3 उम्मीदवार आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से जुड़े प्रत्याशियों की है। और मैं आपको बता दूं कि ये स्थिति तब है जबकि जुलाई में ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक पत्र भेजा था जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि उन्हें आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का कारण बताना होगा। और ये पत्र चुनाव मैदान में ऐसे प्रत्याशियों की मौजूदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फरवरी के फैसले के संदर्भ में भेजा गया था। वहीं पार्टियों ने कई मामलों में दागी नेताओं की पत्नियों और रिश्तेदारों को मैदान में उतारकर इससे किनारा करने की कोशिश की है। चलिए अब आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। तो मैं अभी केवल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की बात ही करूंगा, जिसमें कुल 1066 प्रत्याशी है, जिसमें से 320 प्रत्याशियों पर रेप, हत्या और एक्सटॉर्शन यानी जबरन की गई वसूली का आरोप है। यानी कुल 30% प्रत्याशी दागी है। इनमें से कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। अच्छा, इस लिस्ट में लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल सबसे आगे है। RJD के 30 उम्मीदवार दागी है, BJP के 21 हैं, LJP के 24 हैं, JDU के 15 है और कांग्रेस के 12 उम्मीदवार दागी है। और अगर गंभीर मामलों की बात करें तो उसमें भी RJD, LJP और BJP ही टॉप पर है। वहीं 1066 में से कुल 375 उम्मीदवार करोड़पति है, जिसमें से RJD के 95% उम्मीदवार करोड़पति है। ध्यान रहे, अभी हम केवल पहले चरण के प्रत्याशियों की ही बात कर रहे हैं। JDU के 89% उम्मीदवार करोड़पति हैं, BJP के 83% और कांग्रेस के 67% उम्मीदवार करोड़पति हैं। शुक्रिया प्रतीक। और अब चलिए आपको सुनवाते हैं बिहार में ग्राउंड पर लोगों से की गई बातचीत। तो आज हमारे बिहार तक के साथी उत्कर्ष सिंह अरवल पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कुछ लोगों से बात की और उनकी समस्याएं जानी। बहुत बुनियादी और ज़रूरी इन लोगों की समस्याएं हैं, सुनिए। ये बताइए कि चुनाव आ गया है, मुद्दा क्या है आपके यहाँ का, क्या दिक्कत समस्या है यहाँ पर? यही सब देखिए रहे हैं रोड नहीं है, इतना उम्र हुआ, एगो राशन कार्ड नहीं हुआ। आज तक राशन कार्ड नहीं बना आपका? बनाना है। क्यों? अब बकरी चराते हैं। बकरी चराते हैं, राशन कार्ड आज तक नहीं बना आपको? नहीं है, देते बनेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए क्या मुद्दा है, समस्या है आपके गांव में?
हमारा समस्या तो यहाँ बड़ी है, रोड के कमियाँ है, बिजली के कमियाँ है अभी। दूसरा है कि यहाँ के हम किसान हैं, मध्यम वर्ग के किसान हैं। यहाँ के मतलब हम लोग के छोटा किसान के धान फैक्स में नहीं लिया जाता है कि ये है तो वो है। हम लोग व्यापारी के औने पौने दाम पर देते हैं। जहाँ धान है 1900 रुपये, हम लोग 1500 दे के देह छोड़ाते हैं। और वो लोग तो फैक्स वाला कहता है कि मध्यम है, ये है। तो हालांकि मौसम तो गड़बड़ है, अभी धान सब फूटल है, पानी पड़ेगा तो जरूर कुछ मध्यम होगा। चुनाव आ गया है, मुद्दा क्या है आप लोग का, किस आधार पर आप वोट डालेंगे? हम लोग विकास के आधार पर वोट डालेंगे। हमारा क्षेत्र में विकास नहीं है। रोड देख लिए कि मतलब कि साइकिल से चलिएगा तो गिर जाएंगे। रोड की स्थिति खराब है। बिजली ले आन के सरकार टांग दिया, एक सांझ जल रहा है, एक सांझ नहीं जल रहा है। शिक्षा में मतलब कि स्कूल में कोई चेक फेंकना है, पेपर पढ़ रहा है सब मास्टर, सब लेकिन के हम लोग के भविष्य खराब हो चुका। पर सरकार जो है वो तो कह रही है कि उन्होंने विकास पहुंचाया है, गांव-गांव तक सड़क, बिजली, पानी सब पहुंचा दिया है, शिक्षा का जो स्तर है वो सुधार दिया है। सरकार बाजा में बोल रहा है, बाकी अब बिजली, अब जल नल बैठा, किसी ही पानी नहीं जा रहा है, व्यवस्था नहीं मिल रहा है उसको। दूसरा रोड के आप हालत देखिए लिए, रोड के हालत देख लिए। खेती में नहर के पानी तो मतलब कि खाली नाम के नहर है, अभी तक कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, इतने नंबर बढ़ रहे हैं कोरोना के लगातार, चुनाव है इसी बीच में, रैलियां हो रही हैं, आप लोग वोट डालने भी जाएंगे, इसको किस तरीके से देखें? कोरोना सर, कोरोना तो है, कोरोना कोनो घातक बीमारी ना है, ये राजनीतिक हो रहा है। ये राजनीतिक ये हो रहा है कि हम लोग 10 आदमी हो गए तो कोरोना पकड़ ले रहा है। मोदी जी चाहे कोई भी मंत्री, चाहे लालू जी के लड़का क्यों न हो, सब सभा में जा रहा है तो लाखों आदमी मने ठेला ठेली हुई थे, उसमें कोरोना नहीं पकड़ रहा है। दुर्गा जी के हम लोग छोटा पूजा करते हैं तो माना है कि मूर्ति भी छूना माना है, और वहाँ ठेला ठेली हो रहा है। तो कोरोना राजनीतिक है, बीमारी है, हल्का है, कोनो खास बीमारी ना है। सर्दी खोखी तो हमरे सालों रहता है, दवाई खा लीजिए ठीक हो गया, यही कहानी है, कोनो खास कोरोना बीमारी ना है। तो ये ग्रामीण हैं जिन्होंने अपने मुद्दे बताए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से सरकार के दावे हैं विकास गांव तक पहुंचाने के लिए, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो आपके सामने है। तो हमारी तमाम टीमें बिहार चुनाव की कवरेज में लगी हुई हैं, वहाँ से जो भी कवरेज होती है हम आपके लिए लेकर आते हैं। अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। मेरा नाम है अमन गुप्ता और इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग का जिम्मा संभाला हमारे साउंड के साथी कपिल देव सिंह ने। कार्यक्रम से जुड़े आपके फीडबैक का हमें radio@aajtak.com पर इंतजार रहेगा। सोशल मीडिया पर भी आप हमसे जुड़िए। आज तक रेडियो के नाम से हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप भी है, वहाँ आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको हर पॉडकास्ट की लिंक आसानी से मिल जाएगी। अब इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।